Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekananda Institute. I am educator मेघना श्रीवास्तव. So एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि CSIR का फॉर्म रिलीज हो गया है. NTA ने फाइनली आपका फॉर्म रिलीज कर दिया है, जो कि जून में आपका एग्जाम होगा, उसका फॉर्म रिलीज हो गया है. उसी के बारे में आज कुछ बातें करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हैं 1 मई से 21 मई तक, और फाइनली जो आप सबमिट करेंगे फॉर्म वो 23 मई तक आप कर सकते हैं फीस के साथ. ठीक है, तो लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस. तो ये एग्जामिनेशन फीस जो है वो 22 मई से 23 मई तक आप 11:50 तक शाम को आप कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे कि फॉर्म कितने का होगा, फॉर्म की फीस कितनी होगी. तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म फीस जो है वो 1150 रुपीज है. इट मींस कि 1150 आपकी एग्जामिनेशन फीस है. जनरल EWS है, OBC NLS NCL है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, तो उसकी एग्जामिनेशन फीस जो है वो 600 रुपीज है. और SC ST फिजिकली डिसेबल्ड एंड थर्ड जनरल, इसकी फीस जो है ये 325 रुपीज है. सो एग्जामिनेशन फीस है ये आपकी, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं. इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने एग्जामिनेशन डेट दिया है वो 25 से लेकर 27 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा. 25, 26 और 27, इन 3 डेट्स में से किसी एक दिन आपके पेपर का फॉर्म होगा. सो हम यहाँ पर अगर मैं अपने पेपर की बात करूं लाइफ साइंसेस, तो लाइफ साइंसेस का एग्जाम 25, 26 या 27 में से किसी एक डेट को होगा. चलिए आगे बात करते हैं. अब क्या इन्होंने और चेंजेस किए हैं. सो आपका जो एग्जाम होगा इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं. आपने सुना होगा लेटेस्ट जो न्यूज आई है कि PhD ओनली भी एक ऑप्शन आएगा आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में. सो उसकी बात कर लेते हैं. Candidates qualifying under the appointment as assistant professor and admission to PhD category will be eligible for appointment as assistant professor and admission to PhD but not for the award of JRF. So यहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, सो क्वालिफाइड फॉर या एलिजिबिलिटी का ये एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा है. कैटेगरी 1 में अवार्ड फॉर JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर. सो एक कैटेगरी है जहां पर JRF और LS यानी लेक्चररशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी है. इसमें आप अगर क्वालिफाई करते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में, अगर आप इसके लिए फिल करते हैं, सो आप JRF के लिए भी एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी होंगे और PhD एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल होंगे. सो आप PhD में भी आप एनरोल कर सकते हैं. इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी होगी वो है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD. सो यहाँ पर PhD में एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये दूसरी कैटेगरी है. इसमें क्या है कि आपको JRF के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किया जाएगा एंड PhD में भी आप एडमिशन कर सकते हैं. इसके बाद थर्ड कैटेगरी जो आएगी वो है एडमिशन टू PhD ओनली. इसमें सिर्फ आप PhD के लिए ही एडमिशन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं. इसमें आप JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ PhD एडमिशन के लिए होंगे. So the JRF qualified candidates are admitted into the PhD program based on interview as per UGC minimum standard and procedures for award of PhD degree regulation 2022. So यहाँ पर जो JRF qualified candidate है उसे अगर एडमिशन लेना है PhD में और वो JRF qualified है तो उसे एक इंटरव्यू की प्रोसेस से जाना पड़ेगा, जैसा कि UGC का रूल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रूल है. इसके अलावा joint CSIR UGC NET under category 2 and category 3 can be used as an entrance test for PhD admission in place of entrance test conducted by the different universities for the admission to PhD. अगर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए एलिजिबल होते हैं या आप जो नेट क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो आप PhD के लिए भी एनरोल कर सकते हैं और एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप अपीयर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. PhD के लिए आप एडमिशन कर सकते हैं. इसका ये मतलब है कि जो यूनिवर्सिटीज अपना अपना खुद का एग्जाम लेती थी, उस एग्जाम के लिए आपको अपीयर नहीं करना पड़ेगा जो एंट्रेंस टेस्ट लेती थी. आप डायरेक्टली स्कोर कार्ड के थ्रू आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.
For candidate qualified under the category 2 and 3, the marks obtained in the NET will have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview viva was conducted by the university concerned. तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको एक वेटेज दिया जाएगा जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे। 70% वेटेज और 30% वेटेज होता है, और 30% वेटेज होगा जैसा आपका इंटरव्यू जाता है, और 70% आपके नेट के स्कोर से जाएगा वेटेज। इसके अलावा क्या और बात कर सकते हैं हम यहाँ पर कि फॉर एडमिशन टू पीएचडी द मार्क्स ऑब्टेन्ड द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब जो आपको पीएचडी में अगर एडमिशन लेना है, सो यहाँ पर जो आपका नेट का स्कोर होगा वो सिर्फ वैलिड होगा पीएचडी एडमिशन के लिए सिर्फ 1 ईयर तक, सिर्फ 1 साल तक आप इसके अकॉर्डिंग कहीं भी पीएचडी में एनरोलमेंट कर सकते हैं। The result of NET will be declared in percentile along the marks obtained in the candidate utilize the marks for admission to PhD। अब यहाँ पर एक चीज और है, जो रिजल्ट आएगा उसमें परसेंटाइल स्कोर तो आएगा ही, साथ में मार्क्स भी वो बताएंगे, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे आपका पीएचडी में एडमिशन हो सकता है डायरेक्टली बिना किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के खुद के एंट्रेंस टेस्ट दिए। सिर्फ और सिर्फ नेट के स्कोर पर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका मार्क्स उसमें मेंशन होता है। ठीक है, तो अभी तक क्या था, स्कोर कार्ड में मार्क्स नहीं मेंशन होते थे, है ना, सिर्फ परसेंटाइल मेंशन होता था, लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला है कि ये मार्क्स भी मेंशन करेंगे फॉर पीएचडी एडमिशन। The number of candidates who will be qualified for NET JRF, assistant professor and admission to PhD only will be decided by the result committee। तो जैसा आपका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब अगर मैं आपको आगे बताऊं, सो यहाँ पर जो आपको जेआरएफ का स्टाइपेंड मिलता है वो होता है 37,000 रुपीज, ये आपको पता भी है और यहाँ पर ये मेंशन भी है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो जनरल अनरिजर्व्ड जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव सिक्योर एटलीस्ट 55% मार्क्स without rounding off in master's degree or equivalent exam from recognized universities institutions are eligible for this test. Other backward caste belonging to non-creamy layer, scheduled caste, scheduled tribe, ST, SC, person with disability, third gender category candidate who have secured at least 50%। यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिखा है कि अगर आप एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं और आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स में, या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी अगर कोई और डिग्री है मास्टर्स के इक्विवेलेंट तो उसमें भी आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। एंड अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, और एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड एंड थर्ड जेंडर, इसके लिए क्या इन्होंने बोला है कि 50% मार्क्स भी चलेगा, कि 50% मार्क्स में भी आप अगर मास्टर्स में या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, इतने 50% मार्क्स है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन और whose result is still awaited or candidates whose qualifying examinations have been delayed may also appear for the test। अगर आप एमएससी की फाइनल ईयर में है या एमएससी मास्टर्स अपना कोई दूसरा मास्टर्स प्रोग्राम है उसके फाइनल ईयर में है, या कोई इक्विवेलेंट एग्जाम है उसके फाइनल ईयर में है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। However, such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for NET only after they have possessed their master's degree। ठीक है, तो इसमें यही चीज उन्होंने बोली है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी है आपको कि इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज क्या किया है। तो एक बहुत बड़ा चेंज ये किया है कि जो आपकी एज लिमिट थी उसको उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। मैं उसकी बात करना चाह रही हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना अबाउट द एज लिमिट।
यस, अपर एज लिमिट, ये एक बहुत ही बड़ा चेंज किया है, इट्स अ वेरी बिग चेंज, क्योंकि ऐसी डिमांड्स होती थी लेकिन अभी तक CSIR ने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। सो बिग चेंज यहाँ पर ये है कि आपकी जो अपर एज लिमिट थी, अपर एज लिमिट वो 28 ईयर्स से बढ़ा करके 30 ईयर्स कर दी गई है। सो ये स्पेसिफिकली मेल कैंडिडेट्स के लिए हम मान सकते हैं, क्योंकि फीमेल को ऑलरेडी 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलता था। सो अगर आप 30 ईयर की एज में हैं तो भी आप JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। सो ये एज जो एज अपर एज लिमिट होती है ये JRF के लिए होती है, कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप JRF के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। सो यहाँ पर 28 ईयर से बढ़ा करके 30 ईयर्स एज लिमिट कर दी गई है। ये बहुत ही अच्छा चेंज किया है CSIR ने। JRF not more than 30 years as on the first day of the month in which the examination is concluded, that is June 2024। जून 2024 तक आपकी एज जो है वो 30 से ऊपर 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। A relaxation of up to 5 years is provided to the candidates belonging to OBC NCL। अगर आप OBC NCL कैटेगरी से हैं या फिर आप SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरी से है और वुमेन एप्लीकेंट। सो यहाँ पर OBC NCL SC ST थर्ड जेंडर और फिजिकली डिसेबल और वुमेन कैंडिडेट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। 5 ईयर रिलैक्सेशन का क्या मतलब हुआ, अगर 35 अप टू 35 एज लिमिट भी आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, JRF के लिए एलिजिबल हैं, और JRF के लिए आप एलिजिबल हैं अगर आप 35 के भी हैं। लेकिन फॉर जनरल EWS क्या है कि और OBC क्रीमी लेयर आपकी अपर एज लिमिट जो है वो फॉर JRF 30 इयर्स होती है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात और बताई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एडमिशन टू PhD इनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज के हैं आप इन दोनों के लिए एलिजिबल है। लेकिन फॉर JRF अपर एज लिमिट की चेंज हुई है, जो कि बहुत बड़ा चेंज है, वो है कि आपको 28 ईयर्स से 30 इयर्स कर दिया गया है एज लिमिट, और बाकी रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स मिलता है किसको, OBC NCL SC ST फिजिकली डिसेबल्ड थर्ड जेंडर एंड वुमेन कैंडिडेट्स को। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके लिए एक डिमांड भी थी कि ये कुछ चेंज किया जाए एज लिमिट का, क्योंकि 28 इयर्स ही था। सो ये थी आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिसको आप माइंड में रखकर एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। सो आगे कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आपको अपडेट दूंगी। थैंक यू सो मच।